और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दे दें, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो जानकारी हमें मिल रही है गवर्नर को जाकर अपना ये इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी सियासी हलचल जो कि गुजरात में नजर आ रही है, इस्तीफा दे दिया है गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने। तो इस वक्त ये बड़ी सियासी हलचल और जो जानकारी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का इस्तीफा। विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका सहकार और सहयोग भी मुझे अमूल्य मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन भी मेरे लिए अटूट रहा है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय भाई, आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुक रही, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत है? हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम पद नहीं बोलते हैं, जिम्मेवारी बोलते हैं। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी, ये भी बहुत बड़ा एक समय है और 5 साल मैंने काम किया। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा। ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। संगठन के साथ लगातार टकराव। पाटिल जी ने कहा था कि 2022 का चुनाव भी विजय रूपाणी की सरकार में ही लड़ा जाएगा, तो फिर ये क्यों? अरे हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। राज्यों में पण सीएम बदलाया, ત્યાં અમુક મુખ્ય કારણો હતા સીએમનો ચહેરો બદલવાના। આ રાજ્યમાં નેક્સ્ટ યર ઇલેક્શન યર છે, સીએમનો ચહેરો બદલાઈ રહ્યો છે, શું કારણ છે? મેં કીધું અમારે ત્યાં આપણે ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે અને આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે। જે કંઈ જવાબદારી જેને તેને જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે પાર્ટી એક લાર્જ એંગલ ઉપર વિચાર કરીને જવાબદારી સોંપતી હોય છે। કાર્યકર્તા તરીકે અમે બધા જે જવાબદારી જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે કામ કરીએ છીએ। પછી સરકારનું કામ હોય, સંગઠનનું કામ હોય। અત્યારે પાર્ટીએ લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ગુજરાત निर्णय કર્યો છે અમારા માથા ઉપર। વિજયભાઈ, સૈદ્ધાંતિક રૂપે 17 ની અંદર ગુજરાતની પ્રજાએ તમને ચૂંટ્યા હતા, બરોબર, અને તમે ટર્મ પૂરી નથી કરી શકતા, એટલે કાં તો સીધા તમે ચૂંટણીમાં જવાના છો, તમારો ફેસ બદલીને બીજા કોઈ ચીફ મિનિસ્ટર આવવાના? મેં કીધું ફેસ તો મોદીનો જ છે અને મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે। એ ગૌણ છે બાબત। આ નવા નેતૃત્વ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી શકે છે। જે રીતે હું પણ એક સામાન્ય કાર્યકર્તા
અને મને જવાબદારી સોંપીને મારું નેતૃત્વ મોટું કર્યું, એમ દરેકની આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ થતી હોય છે. આ રિલે રેસ છે ભાઈ, બધા દોડતા જાય છે ને આગળ વધતા જાય છે. મારી જવાબદારી 5 વર્ષ સુધી હું દોડતો હતો, હવે અમે રિલે રેસમાં આ ફ્લેગ બીજાને આપું છું, એ દોડશે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રજાની અપેક્ષા આકાંક્ષાઓને એક ટીમ થઈને સાથે મળીને અમે પૂરી કરીએ. પહેલા પણ એ જ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ બન્યો હતો. આનંદીબેને આ જ રીતે અડધી વચ્ચેથી રાજીનામું આપ્યું, આપે પણ આપ્યું. રાજીનામું, સીધો સવાલ, આપે રાજીનામું આપ્યું કે આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા? નહીં, મેં રાજીનામું આપ્યું છે. મેં મારી રીતે રાજી ખુશીથી આપ્યું છે. હવે વિજયભાઈ દિલ્હીમાં જોવા મળશે કે ગુજરાતી રાજનીતિમાં સક્રિય રહેવા 5 મળશે? વર્ષ આપ કહેતા હો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસ થયો બૂથની છે. રાજનીતિમાં વિજયભાઈ 5 વર્ષ આપ કહો છો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસના કામ થયા છે, મહત્વના કામ થયા છે, તો આ ચહેરો કેમ બદલ્યો? અત્યારે કહું બદલવા છું, પડી રહ્યું હજી કહું છું, વિકાસના કામ તો અવિરત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ચાલતા જ આવ્યા છે. સમય સમયે આ પ્રક્રિયા મુજબ નવું નવું નેતૃત્વ આવતું જાય છે અને એ નેતૃત્વના આધાર ઉપર પાર્ટી મોટી થતી જાય છે. संगठन के साथ लगातार टकराव वजह रही है सर, इसके पीछे कोई संगठन के साथ मेरी तकरार नहीं है. मैं संगठन में से बड़ा हुआ, आगे बढ़ता हुआ कार्यकर्ता हूँ. संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है. संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी. संगठन के साथ मिलकर हम सब ने काम किया है और पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम सारी चुनाव भी जीते हैं, आगे भी बढ़े हैं हम लोग. એ પાર્ટી વરિષ્ઠો આવી ગયા છે એટલે પાર્ટી નક્કી કરશે. तो जो जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी आगे मैं निभाऊंगा, लेकिन संगठन के साथ कोई तकरार नहीं है. ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे क्या हालात बने कि मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ये सवाल भी उनसे बार बार पूछा जा रहा है. वो कह रहे हैं रिले रेस की तरह जिम्मेदारी आगे दे दी जाती है. बहुत से मजबूत नेता हैं पार्टी में, वो इस जिम्मेदारी को अब आगे संभालेंगे. और संगठन से किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और जो जिम्मेदारी आगे दी जाएगी वो निभाने के लिए तैयार हैं विजय रूपाणी. तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है विजय रूपाणी. उन्हें प्रधानमंत्री का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया कि उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी उन्होंने निभाई भी. लेकिन जैसा संगठन से उनका कोई टकराव नहीं है, आगे जो जिम्मेदारी होगी पार्टी में और इसी तरह से पार्टी की प्रक्रिया चलती है, ये भी उन्होंने कहा. और आगे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाने के लिए तैयार है. तो सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है विजय रूपाणी ने, लेकिन अब वो ऐसे क्या हालात बने, क्योंकि पहले कहा जा रहा था उन्हीं के नेतृत्व में अब चुनाव लड़ा जाएगा. और जानकारी इस पर ले लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं. ब्रह्मप्रकाश दुबे, क्या वजह रही कि इस्तीफा दिया है विजय रूपाणी ने सीएम पद से, और वो ये भी कह रहे हैं कि संगठन से किसी तरह का कोई टकराव नहीं? देखिए 2:30 बजे का आज वक्त मांगा था. इसके पहले जब खबर आई थी और विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम साथ में गए थे, उनके साथ 2 मंत्री थे सहयोगी, जब राज्यपाल से मिलने गए तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कुछ इस तरह की आहट मिल रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बदलाव हो सकता है. देखिए विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे कारण यही माना जा रहा है कि पार्टी वहाँ पर लीडरशिप में बदलाव चाहती है, नेतृत्व में बदलाव चाहती है, लिहाजा विजय रूपाणी को कहा गया. और अब आगे हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, इन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस बात की ज़्यादा संभावना है. देखिए पिछला चुनाव जो गुजरात में हुआ था, विजय रूपाणी को लेकर तब भी नाराज़गी सामने आई थी और भाजपा हारते हारते जीती थी. कहें कि हारते हारते कुछ मार्जिन से जीती थी और सरकार बनाने में सफल हुई थी, जब आखिरी मौके पर प्रधानमंत्री ने भी जोरदार प्रचार किया था. तो जब पिछला चुनाव हुआ था तभी इस बात के कयास लग रहे थे कि आगे विजय रूपाणी शायद ज़्यादा लंबी पारी ना खेल पाएँ. और जैसा विजय रूपाणी ने खुद कहा है कि उन्हें 5 साल हो गए हैं, यानी पिछला कार्यकाल आप मिला लें और ये कार्यकाल मिला लें चुनाव के बाद का, तो उनको लगभग 5 साल हो गए हैं. तो उन्होंने खुद भी कहा है. लेकिन इसके पीछे यही माना जा रहा है कि बीजेपी जो नया नेतृत्व वहाँ उभार
उभारना चाहती है, नए लीडर को सामने लाना चाहती है, क्योंकि आगे फिर कुछ चुनाव भी हैं विधानसभा के, लिहाजा ये बदलाव किया गया है। पार्टी लीडरशिप ने, पार्टी हाईकमान ने जो संकेत दिए उनको, और उसके बाद विजय रूपाणी ने जाकर इस्तीफा दिया है। इसके बाद नया चेहरा होगा और आगे भविष्य के लिहाज से गुजरात में जो पार्टी लीडरशिप डेवलप करना चाहती है, नए चेहरे को मौका देना चाहती है, तो उस लिहाज से ये बदलाव माना जा रहा है। क्योंकि जैसा मीमांसा मैंने बताया कि पिछले चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, मैं खुद गुजरात में था, चुनाव कवर कर रहा था, उस वक्त भी जिस तरह के पार्टी के नतीजे आए थे, तब भी ये मांग उठी थी कि विजय रूपाणी को जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा तब से मांग उठने लगी थी। हालांकि कंटिन्यू किया गया बाद में विजय रूपाणी को ही, लेकिन बीच में अब ये बदलाव किया गया है। यानी भाजपा चाहती है कि आगे विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसके पहले गुजरात में एक नया चेहरा दिया जाए, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उससे भी निपटा जा सकेगा, और पार्टी एक नए चेहरे को मौका देकर एक नई लीडरशिप भी डेवलप कर सकेगी। लिहाजा ये बदलाव माना जा रहा है। फौरी तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई टकराव के चलते इस्तीफा दिया हो। जो जानकारी मिल रही है, और पहले से जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गुजरात में नए चेहरे को इस बार शायद चुनाव के पहले मौका मिले, तो उस लिहाज से बदलाव माना जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं कोई टकराव की वजह से या फिर किसी और वजह से ये इस्तीफा हुआ हो। ये पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से दिया गया उनको एक मैसेज था, इसके बाद वहाँ बदलाव होना था। और आज विजय रूपाणी डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ, अपने 2 और सहयोगी मंत्रियों के साथ गवर्नर हाउस गए, गवर्नर से मिले और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद या तो नितिन पटेल को कमान मिलेगी गुजरात की, जो डिप्टी सीएम हैं, या फिर पार्टी कोई नया चेहरा तय करेगी। लेकिन ये तय है कि अब ऐसे चेहरे को गुजरात की कमान दी जाएगी जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लीड कर सके, पार्टी को जिता सके। लेकिन थोड़ा ब्रह्म, यहाँ पर थोड़ी हैरानी जरूर होती है। आप कह रहे हैं कि इस तरह के संकेत तो पहले ही दे दिए थे, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज वहां पर मौजूद थे खुद विजय रूपाणी, और एकाएक इस तरह से जो बदलाव हमने देखा और जाकर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब ये थोड़ा सा इस बारे में, यानी कि उनको जो मैसेज देना था क्या पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा आभास किसी को हुआ नहीं कि आज ही इस तरह का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, देखिए इस तरह की कोई खबरें भी नहीं मीडिया में आई। मैं आपको बता दूं, 2 घंटे पहले ही जब सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही थी कि राज्यपाल से मिलने वो जा रहे हैं, अपने डिप्टी सीएम के साथ जा रहे हैं, 2 मंत्री भी साथ में हैं, तब भी इस बात के कहें कि संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से चूंकि कहीं से इस तरह की खबर नहीं थी कि कोई बदलाव होने जा रहा है, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो इस तरह की कोई पुख्ता खबर नहीं थी। लिहाजा किसी ने इस तरह की खबर को नहीं चलाया, किसी ने इस तरह का अनुमान भी नहीं लगाया, क्योंकि ना तो गुजरात जो है प्रदेश पार्टी की तरफ से कहीं कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे थे, ना पार्टी हाईकमान की तरफ से इस तरह के कोई खबर लीक हुई। तो ये माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने सीधे उनको मैसेज दिया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण यही हो सकता है मीमांसा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नए चेहरे को, मजबूत चेहरे को मौका देना चाहती है। एक महत्वपूर्ण वजह इसके पीछे वही है जो हो सकती है मीमांसा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब विजय रूपाणी की लीडरशिप में लड़ा गया था चुनाव, और जो नतीजे आए थे उसके बाद भी ये उठ रहे थे सवाल, उत्साहवर्धक नहीं थे, और कहीं ना कहीं पार्टी को यह समझ में आ रहा था कि अगला चुनाव भी अगर उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा
के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए, ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। मेरे सहयोगी गौरव पटेल जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गौरव, ये क्या पहले से तय फैसला था, अचानक से लिया गया फैसला, इसे कैसे समझे? जी देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन लेती है वो सबको चौंकाने वाला होता है। जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके बाद उन्होंने अपनी जो कमान थी वो आनंदीबेन पटेल को सौंपी। लेकिन जब आनंदीबेन पटेल को चेंज करने की बात आई तो उनका इस्तीफा था वो फेसबुक पे आया था। तो ऐसा कभी किसी ने नहीं होगा कि गुजरात के किसी भी देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने, स्टेट के किसी मुख्यमंत्री ने फेसबुक के जरिए अपना इस्तीफा दिया हो। तो वो एक चौंकाने वाली बात थी। बहुत लंबे समय से ये भी बात चल रही थी कि गुजरात में जो सीएम का चेहरा है उसको चेंज किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे वो किसी को मालूम नहीं था। आज सवेरे की बात करें तो सरदार धाम का लोकार्पण था जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उसका लोकार्पण किया। उस समय नितिन भाई पटेल और विजय भाई रूपाणी दोनों वह उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, दोनों जो नेता है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला वो सब साथ मिलकर गांधीनगर जाते हैं और सीधा राज्यपाल के पास जाके अपना इस्तीफा सुपुर्द करते हैं। तो गुजरात को भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रयोगशाला मानती है और कोई भी डिसीजन किस प्रकार से लिया जाता है किसी को अंदाजा नहीं होता। चुनाव से एक साल पहले इतना बड़ा फैसला। जी यही बात है कि जिस प्रकार से गुजरात में कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना सरकार कर रही, सरकार पर काफ़ी लोग नाराज थे। यदि इन्हीं दो चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी अगले साल चुनाव में जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता। ये खामियाजा न भुगतना पड़ी, इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय भाई रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा माना जा सकता है। और कोई नया चेहरा आएगा जिसकी अगुवाई में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाए और अच्छे सीटों के साथ बढ़त बनाए रखे। ये भी माना जाता है कि सीधा सवाल सबके जहन में यही है कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। एक साल में चुनाव है, किस चेहरे के बिना पर जनता के बीच में बीजेपी वहां जाएगी। और दूसरी बात मेरी ये है कि पटेल समाज हो या फिर विजय रूपाणी का जो अपना कद है वहां के लोगों में वो हो, तो फिर ये माना जाए कि कोई पैराशूट लैंडिंग अचानक नहीं होगी, इन्हीं में से कोई ऐसा चेहरा होगा जिसमें वहां की जनता की स्वीकार्यता हो। जी ऐसा हो सकता है क्योंकि पाटीदार समुदाय काफ़ी बड़ा है गुजरात में। तो यदि किसी पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाया जाए ऐसा माना जा सकता है। और इस पाटीदार समुदाय के नाम में बात की जाए तो मनसुख मांडविया का नाम आगे चल रहा है, ऐसी बात चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी राजकारण काफ़ी हावी रहा है, ओबीसी राजनीति काफ़ी हावी रही है, तो दो पावर सेंटर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर सकती है। जैसे अब तक था एक मुख्यमंत्री का और दूसरा डेप्यूटी सीएम का। तो यदि डेप्यूटी सीएम के तौर पर पाटीदार को रखे तो जो मुख्यमंत्री की सीट है वो किसी ओबीसी नेता को दी जा सकती है। ओबीसी नेता कौन हो सकता है वो भी कहा नहीं जा सकता। यदि पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो उसके अलावा दो और पावर सेंटर खड़े किए जा सकते हैं जिसमें डेप्यूटी सीएम के तौर पे जो कोली समुदाय है और जो ओबीसी समुदाय है उसमें से किसी को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि दोनों में से कोई भी एक पावर सेंटर पर पाटीदार रहेगा, ये बात खुल के सामने आ रही है। जी, और इसका ऐलान कब हो सकता है? ये ऐलान ये काफ़ी मुश्किल सवाल है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और जो भी डिसीजन लेती है वो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। जैसे हम सब मानते थे कि जो पूरा गुजरात में सीआर पाटिल और विजय रूपाणी के बीच को कोल्ड वॉर चल रहा था तो सब शांत हो गया, अच्छा लगता था। उसी के बीच आज विजय भाई रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह कोई भी एक नया नाम जो ना किसी ने सोचा होगा कि ना किसी कभी की चर्चा में रहा होगा, वो नाम शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनाउंस हो सकता है। जी, आप बने रहिए। गौरव, इस्तीफा देने के बाद क्या कहा विजय रूपाणी ने, एक बार फिर से सुनाते हैं। जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता
एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका सहकार और सहयोग भी मुझे अमूल्य मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन भी मेरे लिए अटूट रहा है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय भाई, आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुप रही, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत है? नहीं, हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम तो जो जिम्मेदारी आगे दी जाएगी उसे निभाऊंगा और धन्यवाद किया है कि अब तक जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसे मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। गौरव पटेल अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। रवि, से कैसे समझा जाए? ये शॉकिंग है। नहीं, देखिए, इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि जैसे अभी हाल में आपने उत्तराखंड में देखा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला और एक नहीं 2 मुख्यमंत्री बदले गए 6 महीने के अंदर में। यानी चुनाव है गुजरात में 2017 में सितंबर महीने में चुनाव, सितंबर अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाला है और गुजरात में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि विजय रूपाणी के नेतृत्व को लेकर आपको याद हो तो जब सरकार बनी थी तभी कहीं ना कहीं विवाद था। उस समय जो नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम थे उनको बनाए जाने की मांग थी, वो कहीं ना कहीं नाराज भी थे और उस समय ये माना जा रहा था कि अमित शाह के कहने पर, अमित शाह के चाहने पर उनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया, विजय रूपाणी को बनाया गया, नितिन पटेल को नहीं बनाया गया। इसकी नाराजगी भी देखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो पटेल समाज है उसको साधने की कोशिश है और साथ साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि विजय रूपाणी एक बहुत अच्छे नेता के तौर पे और एक अच्छे कहीं ना कहीं रूलर के तौर पे निकाले जाते हैं। बीजेपी खास तौर पे देखिए गुजरात जैसे स्टेट को खोना नहीं चाहेगी, तो गुजरात जैसे स्टेट में अगर लोकल एंटी इनकम्बेंसी होगा, लोकल नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा तो चाह कर भी मोदी और अमित शाह बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन किया गया उसका लाभ देखने को मिल रहा है। अभी जो सर्वे आया, कुछ चैनलों ने सर्वे किया, उसमें दिखा कि उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। कई सारी चीजें परिवर्तन बीजेपी कर रही है। पहले बीजेपी इस तरह की चीजें नहीं करती थी। ऐसा माना जाता था कि बहुत ज्यादा चेंजेस में विश्वास प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है, उत्तराखंड के बाद ये संकेत मिला है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जब लगता है कि जिस राज्य में जो अगर मुख्यमंत्री से लोग नाराज हैं, चाहे जो सर्वे कराया जाता है, बीजेपी का अपना एक सिस्टम है, एक सर्वे कराती है बीजेपी, इंटरनल सर्वे कराती है और उसको लगता है कि इससे उनको स्थिति में बदलाव हो सकता है मुख्यमंत्री बदलने से, वो कोशिश की जाती है। उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले गए, गुजरात में अगर मुख्यमंत्री हटे तो उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है। आपने येदियुरप्पा देखा ना रवि, क्योंकि सुबह तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम में थे, उसमें अहमदाबाद से सीधे जुड़े हुए थे विजय रूपाणी, और अब वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं, अगर स्थानीय नेता के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये एक बहुत बड़ी वजह है गौरव, तो फिर आने वाले जो समीकरण हैं वो हम कैसे देखेंगे अभी गुजरात में? जी देखिए, स्थानीय नेता के सामने जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए ही ये कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, यदि उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो जाती है तो चुनाव से उसका पत्ता कट जाता है, उसकी जगह पर कोई नया चेहरा आता है। तो जो प्रजा को लुभाने की जो कोशिश होती है, प्रजा को यदि भारतीय जनता पार्टी से वो विमुख हो रही हो, तो विमुख ना होने की वजह यदि किसी को काटना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी आराम
आराम से काट सकती है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2001 में, तब से ये नो रिपीट थियरी देखने को मिलती थी। तो शायद यही थियरी इस सीएम वाली जो कुर्सी है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई और उसकी वजह से सरकार की छवि काफ़ी खराब हुई थी। यदि इसी छवि के साथ आने वाले साल में जो चुनाव होता है उसमें यदि विजय रूपाणी और नितिन पटेल के चेहरे के साथ यदि पार्टी चुनाव के मैदान में उतरती तो उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि वर्ष 2017 का जो इलेक्शन था उसमें केवल 99 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जो स्पष्ट बहुमत से केवल 60 से ज़्यादा थी। यदि कोविड के दौरान जो छवि खराब हुई थी उसके चलते हुए इन दोनों चेहरों के साथ यदि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो शायद उसको खामियाजा काफ़ी भुगतना पड़ता। वो खामियाजा न भुगतना पड़े इसलिए पार्टी ने पहले से डिसीजन ले लिया और जो विजय रूपाणी का भी इस्तीफा करवा दिया। तो ऐसे कई सवाल है ना रवि कि देखिए, नितिन पटेल को जब उप मुख्यमंत्री बनाया तो पटेल समाज को साधना था, उसमें भी कई तरह के अपने धड़े हैं। विजय रूपाणी क्योंकि स्थानीय नेता थे, उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपको लगता है कि इसके इतने कम समय में कोई एक चेहरा ऐसा होगा जो वही मजबूती संगठन में बनाकर रखेगा जो गुजरात में बीजेपी की है? देखिए, बीजेपी के पास कहते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार रहता है, और कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति रहती है और जब इस्तीफा दिलवाया गया है, इसका मतलब दूसरा नाम सोच लिया गया होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं इससे पहले भी गुजरात में परिवर्तन हुआ है। इससे पहले जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, फिर विजय रूपाणी को लाया गया और 2017 का चुनाव वहाँ लड़ा गया उनके नेतृत्व में। खासतौर पर वहाँ तो नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का होता है, अमित शाह का मैनेजमेंट होता है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व होता है। लेकिन खासतौर पे अगर बात कर लें तो मैंने कहा आपको कि बीजेपी हाल के दिनों में ज्यादा परिवर्तन कर रही है। अगर 2014 से अभी तक का इतिहास देखें तो जिस तरह से आपने गुजरात में देखा था उस समय विजय रूपाणी को लाकर चुनाव लड़ा गया, अभी उत्तराखंड में आपने देखा परिवर्तन किया गया, अभी हाल में कर्नाटक में परिवर्तन किया गया, और इन तीनों राज्यों में अगर देखिए तो तुरंत चुनाव है। अभी उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है 2022 के फरवरी में, 2022 के आखिरी में लगभग गुजरात में चुनाव होगा, 2023 के शुरुआत में कर्नाटक में चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने के लिए नेतृत्व को चेंज करके, जो कई बार होता है नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, कई बार पार्टी के खिलाफ होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो विजय रूपाणी के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है उसको कम करने के लिए चेहरे में बदलाव किया जाएगा और नया चेहरा कोई भी हो सकता है। देखिए, जैसे सूरत से जो सांसद है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बारी भी आ सकती है, कोई केंद्र से भी जा सकता है, तो तमाम सारे चेहरे होते हैं बीजेपी के पास और ये एक लाइनअप तैयार किया गया रहता है कि कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में कई परिवर्तन हुआ तो आपको याद हो कि मदन लाल खुराना हटे तो साहेब सिंह वर्मा आए, साहेब सिंह वर्मा को हटाया गया तो सुषमा स्वराज को लाया गया। दिल्ली से किसी को भेजने का रिस्क तो फिलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने जैसा कहा ना, अभी हमने सारे उदाहरण देखे, उत्तराखंड हमारे सामने है, तो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली से या पैराशूट लैंडिंग अगर इस टाइम पर होती है 1 साल पहले इलेक्शन से, गौरव, तो इतनी इसकी तो संभावनाएं कम है। लेकिन हम अभी रविजन की बात कर रहे थे, क्या आपके जहन में आपके सूत्रों से कोई चेहरे हैं, कोई नाम? देखिए, संभावनाएं काफ़ी जताई जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अब तक का सिलसिला रहा है कि वो सारी संभावनाओं को खारिज कर देते हैं। 2001 की बात की जाए, जब केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब ये लगता था कि गुजरात में ही किसी के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उस टाइम नरेंद्र मोदी जो संगठन महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बात की बात की जाए तो जब आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तब जाके ये बात चल रही थी कि शायद अमित भाई शाह को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब की बात की जाए तो जब आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा हुआ तब ये लगता था कि अब नया मुख्यमंत्री कोई पाटीदारी होगा। उस टाइम गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर विजय भाई रूपाणी थे और उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन जो पर्यवेक्षक आए थे दिल्ली से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर विजय रूपाणी का नाम अनाउंस किया था, तो काफ़ी संभावनाएं लगाई जा सकती है, लेकिन ये कम है। अब की संभावना की बात की जाए तो मनसुख मांडविया का नाम सबसे आगे चल के आ रहा है। जब भी गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की बात होती थी तो विजय रूपाणी के स्थान पर कौन हो सकता है, तो मनसुख मांडविया का नाम आता था, वो अभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, तो ये भी हो सकता है कि शायद उनको भी यहाँ पे रखे। एक दूसरा नाम प्रफुल्ल पटेल का भी कई दिनों से सामने चल रहा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री यदि पाटीदार होना चाहिए तो कौन हो सकता है, तो प्रफुल्ल पटेल का नाम भी आता था कि वो गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रह चुके, तो उनका नाम भी पाटीदार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम में आगे चल रहा है। लेकिन कौन होगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन होता है वो सबको चौंकाने वाला। 4 नाम हम दिखा रहे हैं इस वक्त, 4 नाम दिखा रहे हैं। नितिन पटेल जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मनसुख मांडविया और सीआर पटेल, इसी के साथ एक और नाम, हमने 4 तस्वीरें आपको दिखाई। रवि,
रवि, आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए जानकारी जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जानकारी हमारे पास नहीं रहती है। आपको संभावनाओं के आधार पर हम लोग बताते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा संभावना ही होती है, उसको कहीं ना कहीं खारिज करती रहती है। आप देखिए कई बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो नाम निकल के आ रहे हैं 4-5 नाम के आसपास ही कोई नाम होगा। हो सकता है ऐसा नाम भी आए जिसकी चर्चा भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, मैंने कहा ना, गेम प्लान होता क्या रहता है। जैसा देखिए उन्होंने कहा कि जब आपने अमित शाह का नाम सुना उस समय विजय रूपाणी आ गए, जिस समय किसी और का नाम सोचा गया तो उस समय नरेंद्र भाई मोदी यहाँ से चले गए, केंद्र से चले गए, वहां मुख्यमंत्री बने। तो ये नरेंद्र मोदी के समय नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस का कहीं ना कहीं, आरएसएस की भी भूमिका रहती है उस काम में। तो बीजेपी का एक प्लानिंग रहता है, और खास तौर पे जब किसी को हटाने की बात होती है तो कम से कम 5-6 महीने पहले से इस पर काम चल रहा होगा। तो उनको जब हटाया जाएगा, जो इस्तीफा देंगे, तो उसके बाद क्या क्या स्थिति बनेगी और कौन कौन से नाम आएंगे, कौन से लिए जाएंगे और कौन होगा एक्चुअल में। तो जो समीकरण तो साधता हुआ कि पाटीदार समाज की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने बोला ना कई धड़े हैं, तो संगठन में भी थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही थी, और साथ ही पाटीदार समाज के कुछ लोग भी हैं जिनमें रोष था। हम आरक्षण की बात करें तो ऐसे भी कई मुद्दे हैं जो इसकी बड़ी वजह रहा होगा। रवि त्रिपाठी और गौरव मेरे साथ हैं। रवि, ब्रेक से पहले यही मैंने आपसे कहा था ना कि अभी ये बहुत एक टफ फैसला होगा, और आपने कहा कि प्लान भी बीजेपी के पास हमेशा होता है, लेकिन अभी सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखना, क्योंकि 1 साल बाद तो चुनाव है। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, बाकी राज्यों में भी लड़ा जाता है, लेकिन खासतौर पर गुजरात जहां वो लगातार 12-13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद पिछला चुनाव भी देखें तो 99 की जो बात थी, इस आंकड़े पर आगे बीजेपी टिकी थी और सरकार अगर बच पाई थी, इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी थे, क्योंकि लगातार मैं चुनाव कवर किया था, चुनाव में लगातार वहां रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में जो विश्वास है वहां के लोगों का, उनका जो काम लोगों ने देखा है, इस वजह से वो चाहते हैं कि उन्हीं की सत्ता रहे, उनको देखकर लोग वोट करते हैं। लेकिन जहां तक समीकरण साधने की बात है, तो देखिए पटेल जो वोट बैंक है, खासतौर पे बीजेपी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाल चलने वाली है, और माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वहां कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और वैसी स्थिति में पटेल जो वोट बैंक है, उसकी जो नाराजगी थी पिछले कई समय से नाराजगी चली है, तो उसको कैसे साधना है, क्योंकि 16-17% कहते हैं जो पटेल वोट बैंक है, और बीजेपी के साथ लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ है। जब इसके पहले जो सत्ता थी, ये एक आकलन है, जैसे आपने कहा ना कि सूत्रों से जो खबर मिलती है वही एक आकलन है कि सीएम पद की रेस में आगे कौन है। तो ये नाम हम दिखा रहे हैं, नितिन पटेल, मनसुख मंडाविया, CR पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला। ये वो 4 नाम हैं जिनकी इस वक्त चर्चा है विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद। गौरव, आपके पास आ रही है। आज गौरव से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब ये 4 नाम और ये मंथन का विषय कि कौन होगा गुजरात का मुख्यमंत्री। बिल्कुल पयोधी, देखिए अब विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद हमें खबर मिल रही है कि गांधीनगर में बीजेपी के सभी विधायकों को कल बुलाया गया है, और कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होने जा रहा है। विजय रूपाणी के बाद जो 4 नाम आपने बताए, उन्हीं 4 नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, इसके अलावा CR पाटिल और नितिन पटेल, जो कि डिप्टी CM हैं अभी गुजरात की सरकार में। तो जो नितिन पटेल हैं, उनका नाम कई बार चर्चा में उठता रहा है, लेकिन विजय रूपाणी 2016 में CM बने थे, उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें गुजरात से आ रही थी, जैसा कि रवि जी बता रहे थे, कई आकलन जो बीजेपी ने वहां पर किया, वहां पर भी जातिगत समीकरण को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में हो सकता था। अब एग्जैक्ट क्या कारण रहा, ये पूरी तस्वीरें थोड़ी देर में साफ होंगी कि विजय रूपाणी ने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन माना यही जा रहा है, जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि जातिगत समीकरण को ध्यान में बीजेपी जरूर रखेगी गुजरात में। और विजय रूपाणी के बाद जिन 4 नामों पर चर्चा है, उनमें से कौन आगे आएगा ये कल विधायक दल की बैठक में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, और वहां पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपने आप में उस पर PM मोदी और अमित शाह दोनों का हाथ जरूर रहेगा, क्योंकि विजय रूपाणी पसंद रहे हैं, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। अगले मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया भी गुजरात में तेज हो जाएगी। विशाल, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। जब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे विजय रूपाणी थोड़ी देर पहले, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब वो इस्तीफे की पेशकश करने पहुंचे, ये देखिए ये तस्वीरें आ चुकी हैं। राज्यपाल और विजय रूपाणी की तस्वीरें, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे
इस्तीफा दे चुके थे उसकी तस्वीरें हैं ये। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जुड़े थे विजय रूपाणी, तो इसलिए आज की ये जो खबर है ये पचा पाना थोड़ा मुश्किल। लेकिन फिलहाल जो अभी वहाँ के समीकरण कहते हैं उस हिसाब से ये पहले से तय था। बीजेपी में जो पूरा प्लान है वो तय हो चुका था। ये 4 चेहरे, लेकिन रवि ये 4 चेहरे सिर्फ अभी आकलन है, 5वां 6ठा 7वां कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का तो ये पूरा रिकॉर्ड रहा है अनएक्सपेक्टेड। जिन नामों पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं, कई बार होता है कि उन नामों से इधर नाम होता है। जैसे आपने पुष्कर सिंह धामी का नाम सुना उत्तराखंड में, उसी तरह से आपने देखा कि जैसे अभी कर्नाटक में जो नाम आ रहे थे उन नामों से इधर एक नाम आता है, और उस नाम में भी हम कहीं ना कहीं गेस लगाते हैं, हम कंफर्म नहीं कर पाते कि ये नाम ही हो सकता है, क्योंकि समीकरण अलग अलग होते हैं। देखिए जातीय समीकरण को साधना होता है लोकल स्टेटस में। अगर बात करें तो पटेल समुदाय को अगर साधना है, अगर लगता है कि पटेल समुदाय नाराज है और उसको ही साध कर चुनाव जीता जा सकता है, तो नितिन पटेल सबसे बेहतर नाम है और पुराने नाम है, संगठन से जुड़े हुए हैं, वो नाराज भी हुए लेकिन उनको बनाया गया, और लगातार वो कहीं ना कहीं पटेल वोट बैंक को एड्रेस करते हैं, क्योंकि पटेल वोट बैंक बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ा है। भरत सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिनको कहा जाता था कि एक बड़ा फेरबदल उन्होंने किया था, उस समय कहीं ना कहीं पटेलों के साथ बहुत जुल्म हुआ। उसके बाद पटेलों ने बीजेपी को एक वोट बैंक बनाया, और पटेल कम्युनिटी जो है हर स्थिति में, किसान भी पटेल कम्युनिटी है, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी में भी सक्सेसफुल है और डोमिनेटिंग करता है। तो कहीं ना कहीं पटेल जो है सबको वोट को साधता है, केवल पटेल वोट नहीं दिलाता। जो 17-18% पटेल वोट बैंक है, उसके साथ साथ बाकी वोटरों को भी अपने साथ जोड़ता है। तो पटेल वोट बैंक को साधना है तो उनको लाया जा सकता है। जिस तरह से मनसुख मांडविया है, उनको प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं करीबी माना जाता है, प्रधानमंत्री के चहेते एक चेहरा है, और उनको जो प्रमोशन मिला अभी देखिए, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, और जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है, तो हो सकता है कि मनसुख मांडविया को भी दिल्ली से भेजा जा सकता है। जहां तक जो तीसरा नाम आ रहा CR पाटिल का, CR पाटिल एक डायनेमिक नेता माने जाते हैं। मैं उनके क्षेत्र में भी गया था, और उनकी तारीफ करनी होगी कि उनके पास ऑफिस में जाएंगे तो हर आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि अगर आपने काम उनको दिया है, कोई काम लेके गए हैं, तो काम का क्या स्टेटस है, अभी काम किस लेवल पे पहुंचा है और कब तक आपका काम हो जाएगा, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके ऑफिस में होता है और उसको फॉलो किया जाता है। और इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्ष वहां बनाया गया। लेकिन हम एक बात और इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, जब हम सिर्फ गुजरात की बात करते हैं, हर राज्य का अपना समीकरण है, लेकिन जब हम गुजरात की बात करते हैं, प्रधानमंत्री चेहरा और अमित शाह की वहां पर उपस्थिति ही ये तय कर देती है कि हवा किस ओर बह रही है और किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। यानी आम जनता के बीच में स्वीकार्यता प्रधानमंत्री मोदी की, गुजरात में गृह राज्य उनका है, और अमित शाह का एक संबोधन, एक रैली कैसे चीजों को बदलती है गुजरात में, ये भी हमने देखा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.